कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखते हैं कितने लोगों को पता है। लेकिन हमें कॉपी दे दीजिए एक जो बढ़िया लिखी हो, जो कल पढ़ाया था। कोई अपनी कॉपी दे दे। चलो कोई नहीं, कॉपी हम ही निकाले ले रहे हैं, हम कॉपी निकाले ले रहे हैं, ठीक है। ठीक। आर्यन, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे कि कल जो पढ़ा था वो कितना तैयार है। शिवानी कल तो आई थी ना, ये बताओ विश्व में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 3000 बोलियां बोली जाती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? कितना जो भाषा, सबसे बड़ा भाषा परिवार भारूपीय है, ठीक है। इसके बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 73%। उसके बाद द्रविड़, द्रविड़ को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? उसके बाद आस्ट्रिक को, चीनी तिब्बती को। वेरी गुड, आगे बताओ, भेज दीजिए, भेज दीजिए। सुनो बेटा, इधर सुनो, उधर ध्यान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, उधर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो प्रथम प्राकृत काल है, प्रथम प्राकृत काल की भाषा क्या है? पंकज, प्रथम प्राकृत काल की भाषा बताओ क्या है? पाली है। क्या है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए प्रथम प्राकृत काल की भाषा बताओ तो पाली हो जाएगा। द्वितीय प्राकृत काल की भाषा कौन सी है? प्राकृत है। जो लोग कल नहीं आए थे उनको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप तेज बोल सकते हैं, ठीक है। तेज बोलने पे कतई आपको नहीं डांटा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है सवाल का आंसर हमने पूछा, आप सवाल नहीं बता रहे तो आप मत डरो कि अगर हम सही बता देंगे तो हम डांटे जाएंगे। आप सही बताएंगे तो आप डांटे नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? प्रथम प्राकृत काल की भाषा क्या है? द्वितीय प्राकृत काल की भाषा। अच्छा, जो लौकिक संस्कृत है उसका जन्म किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से हुआ है। लौकिक का जन्म वैदिक से हुआ है। और पाली का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, ठीक है। प्राकृत का जन्म किससे हुआ है? पाली से हुआ है। अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ है? किससे हुआ है? प्राकृत से। और हिंदी का जन्म किससे हुआ है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत। अगर हिंदी की जननी पूछे तब क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। आदि जननी पूछे तब क्या हो जाएगा? तो संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रामायण, जय संहिता और महाभारत एक किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? फिर अपभ्रंश का स्वयंभू किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। इनकी रचना क्या है? पौंचरी रचना है। अब सवाल बताएंगे नितिन। संघ की भाषा किस भाग में आती है? संविधान के किस भाग में आती है? किस भाग में आती है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है? प्रथम भाषा हिंदी है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343। ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। 348 और 349 के अंतर्गत आती है। अच्छा, राजकाज की भाषा का मतलब? राजभाषा। और राजभाषा का मतलब? राजकाज की भाषा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
343 के अंतर्गत। ठीक है, फिर दूसरा आपको बताना है, हिंदी को प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता देना, 350 के अंतर्गत, अनुच्छेद 350। और हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 के अंतर्गत। सबको पता है, मैंने लिखाया भी है और पढ़ाया भी है। अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। मालूम क्या, आपका नोट्स बना होगा तो छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, नोट्स में लिखाई जाएंगी, आप याद करोगे, इसलिए नोट्स आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो किसी को हंसना है, ठीक है, किसी को जैसे पसंद नहीं होता है, किसी को हंसना पसंद है, तो फिर आप वहाँ से उठो, आओ, आपके अंदर अगर कला है हंसने की, ठीक है, तो आओ यहाँ खड़े हो, हंसो, फिर साथ में सब लोग हंसेंगे। एक कहावत है, हंसोगे तो फंसोगे, तो ऐसे हंसना नहीं है। ठीक है, देखो इधर, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की न्यूनतम इकाई, वाक्य, वाक्य की न्यूनतम इकाई पद होता है। अच्छा, पद में और शब्द में नितिन क्या अंतर होता है? नितिन बताएंगे। हाँ हाँ, सही बात है। अगर वाक्य में वो शामिल है, सेंटेंस में शामिल है, तो उसे क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। और उसको अलग निकाल लोगे तब क्या रह जाएगा? शब्द रह जाएगा। बहुत अच्छा बताया। भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नोट, भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। अब इनको हम पढ़ते किस तरह से हैं? जैसे स्वर होते हैं, 3 जगह इनको हम बांट लेते हैं, ह्रस्व या लघु, दीर्घ, संयुक्त। ठीक है, अब जैसे छुटा आ, छुटा आ, आपने बोला कि दोनों को मिलाकर 44 टोटल 52। किसको? आपने बोला दोनों को मिलाकर 52 हो जाएंगे। गलत बोला आपने, 44 बोला। ये बोला है ना, इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं, वो इतना तो ठीक है। इधर देखो, ये क्या है जिनको बोलने में कम समय लगता है? कौन कौन से हैं? छुटा आ, छुटी ई, छुटा ऊ और रीर। दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, संयुक्त के अंतर्गत ए, आए, ओ और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अच्छा, जो अयोगवाह होते हैं नितिन, अंग, आ, इसको, इन दोनों को और क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार बोलते हैं अंग को, और आह को विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इधर हमने क्या लिखे हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखो, इधर ये वर्ग लिखे हुए हैं, का, चाटा, तापा। बोलो, का, चाटा, तापा। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब का वर्ग में का वाली लाइन है, चा वर्ग में चा वाली लाइन है, टा वर्ग में टा वाली, ता में ता वाली, पा में पा। ठीक है, इसमें देखना है, जैसे स्पर्श व्यंजन है 25 होते हैं। और आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो हम अल्प प्राण और महाप्राण को यहीं पे समझ लेते हैं। समझ लेंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे जो वर्ग की पहली लाइन होती है, इस टाइप से देखिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आ से शुरू करते हैं, आ से शुरू करते हैं ना, तो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सघोष होता है या अघोष होता है? अघोष होता है। अब ये अल्प प्राण होगा तो दूसरा क्या होगा? महाप्राण होगा। तीसरा क्या होगा? ए वाला अल्प प्राण। मतलब क्रम से चलते हैं, आ से शुरू करते हैं। जैसे आपका नाम आसे है,
हमेशा याद रखने के लिए क्या करोगे, पहली वाली जो लाइन है वो आपके नाम से शुरू होती है, आ से शुरू होती है। अघोष भी आ से और अल्पप्राण, तो दोनों आ से शुरू होंगे। अगर एक कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ये अघोष होगा सघोष होगा, ए वाला और ए वाला, मतलब दो जो हैं शुरू के वो क्या हैं, और बाकी तीन क्या हैं, सघोष हैं। अब जैसे पूछा जाए आपसे भा, शिवानी, ये अघोष होगा या सघोष होगा, सघोष होगा, सही बताया आपने, क्या होगा, सघोष होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो वर्ग हैं, कौन सा अक्षर किस वर्ग में आता है, कंठ में आता है, तालु में आता है, मूर्धा में आता है, दंत में आता है, ओष्ठ में आता है। तो आपके सामने लाइनें लिखी हुई हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या तालु के अंतर्गत आता है या कंठ के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, तालु के अंतर्गत आता है। इधर जैसे मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, जैसे कंठ में कौन कौन अक्षर आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये भी कंठ में आते हैं। तालु में क्या आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। अब हमने कैसे याद किया, हाँ बात कर लो, आप बहुत सबसे काबिल हैं, कर लो। मूर्धा में रीर और रा और सा, इसको हमने याद कैसे किया, ये हमको भी नहीं याद हो रहा था। जैसे छुट्टी बड़ी है तो यस, यस करके इसको याद किया, ई यस, इसको रस, रीर और रा सा, रस, ठीक है। ला और सा, छुटाऊ बड़ो, ये आपको याद रहेंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो आप उससे याद कर सकते हैं। अपना तरीका बना के याद करते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर द्विगुण व्यंजन ढा और ढ़ा, ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। अब या और वा को अर्स्वर भी कहा जाता है, रा को लुंठित भी कहा जाता है, रा को प्रकंपित भी कहा जाता है, ला को पार्श्व भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। फिर उसमी या संघर्षी, सा, सा, हा, ये आपका उसमी और संघर्षी एक ही बात है, उसमी भी होते हैं और संघर्षी भी होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन की बात करें, छात्र, ज्ञान और श्रा, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और कांस्टेबल में किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा गया होगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, जो छा है किन दो शब्दों से मिलकर बनता है, आधे का और सा से, बात समझ गए। त्रा आधे ता और रा से मिलकर बनता है। जा आधे जा और यहाँ से मिलकर बनता है। सरा आधे सा और रा से मिलकर बनता है। ये आपको याद रखना है, अच्छे से नोट कर लो। ये मान के चलो आप इतने अच्छे से याद करो कि मतलब आप भूलो ना, नोट्स पे बना लो अच्छे से, बढ़िया कॉपी जो है अपनी सजा के बनाओ, 2-3 कलर के पेन रखो, बात समझे, 2-3 कलर के पेन रखो, ऐसे बढ़िया करके लिखोगे, आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। जैसे मान लो आप किसी का मैप बनाते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज़ का मैप बनाते हैं, मैप छोड़िए, जैसे विशाल बैठे हैं, इनसे कह दिया जाए कि मतलब जो है तुम आप चित्र बनाओ किसी चीज़ का, मान लो अपनी गर्लफ्रेंड का चित्र बनाओ, ठीक है, मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। हर कोई ये तुरंत कलम पकड़ के बनाने लगेंगे, ठीक है। एक बार गलत बनेगा, 2 बार गलत बनेगा, 3 बार गलत बनेगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, वो इमेज आपके माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है, जितनी बार आप कलम चलाते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी काम करते हैं, जैसे घर में याद करते हैं, कुछ आपको याद करना है, ठीक है, पढ़ना है, तैयार करना है, तो एक रफ अपने पास रखें, पेन रखें, ठीक है, लिख लिख कर पढ़ें, लिख लिख कर याद करें, ठीक है। ये नहीं कि आप ऐसे नहीं हो, कॉपी उठाई आर्यन की तरह एक बार बस तैयार हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करोगे जल्दी याद होगा, ये करना है। छुट्टी नहीं करनी है, छुट्टी आप करोगे, देखो 4-5 महीने हैं, अभी भर्ती किसकी किसकी आने वाली हैं, सुन लो, आपके काम की बात है। कांस्टेबल की भर्ती लास्ट नवंबर और दिसंबर में आएगी, 40,000 वैकेंसी है कांस्टेबल की, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। कांस्टेबल, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और जो है जूनियर असिस्टेंट, ये सारी भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। इन भर्तियों में सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपने एक दिन भी छुट्टी नहीं की होगी और पूरा का पूरा पढ़ा होगा। जो क्लास में 10% या 20% पढ़ाया जाता है,
उसके बाद 80% मान के चलो आपको घर पे तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ की पढ़ाई आप 20% पढ़ते हैं और इसके बाद आपको 80% घर तैयार करना पड़ता है, घर से तैयार करना पड़ता है। आप खुद सोचो कि आप घर पे 80% क्या तैयार करते हो? अगर आप 80% घर पे तैयार नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं कमजोरी है आपके अंदर, ठीक है। पंकज बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे घर पे कितना पढ़ते हैं। जब हम फ़ोन करते हैं क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, पढ़ रहे थे बेटे, ठीक है। वैसे ही आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। अब रेखा आई थी कल, रेखा कह रही थी सर 3-4 एग्ज़ाम दे लिए हैं, सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है। रेखा का काम है कि वो जो पढ़ने आती हैं 1 महीने पढ़ती हैं, फॉर्म डाल देती हैं, 1 महीने तो पढ़ती हैं। क्या 1 महीने में सिलेक्शन मिल जाएगा? अगर 1 महीने में सिलेक्शन मिल रहा होता तो सारे लोगों के पास नौकरी होती, सब सरकारी नौकरी वाले होते, ठीक है। एक बच्चा जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा भी 1 महीने पहले तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है। आपको मेहनत करनी होगी, लगातार मेहनत करनी होगी, ठीक है। अभी जैसे मान लो 4-5-6 महीने हैं, इसमें आप अगर आराम करने लगे, आपके दिमाग में घूमना फिरना, पढ़ाई के प्रति आप जागरूक ना हुए, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ केवल हम आपको गाइड कर सकते हैं, यहाँ चीज़ों को बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, घर पे करनी है, ठीक है। घर पे करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। कोचिंग नहीं आओगे फिर हमारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोचिंग भी आना है, बात समझे नहीं समझे? कोचिंग ज़रूरी आना है, और कोचिंग आने से और 1-2 फ़ायदे होते हैं। अभी आप 10 दिन के लिए घर पे बैठ जाओ, 10 दिन जब घर पे बैठोगे ना तो माइंड जो है वो काम नहीं करेगा। पहले तो लगेगा शुरुआत में ना, ये कोचिंग नहीं जाएंगे, घर पे बैठेंगे और याद करेंगे, घर पे पढ़ाई करेंगे, और कोचिंग जाओ, आने जाने में परेशान हो जाते हैं, पसीना निकल आता है। घर पे आराम से बैठ के पंखा चलाएंगे, उसमें बैठ के पढ़ाई करेंगे, हम कोचिंग से ज़्यादा पढ़ लेंगे। ये आपका एक निगेटिव विचार है, ठीक है। कोचिंग जब आप पढ़ने के लिए आते हो, भले यहाँ 1 घंटा पढ़ाया जाए, लेकिन आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप 20 लोगों में, 40 लोगों में, 50 लोगों में बैठते हैं ना और बातचीत करते हैं, उससे आपका माइंड जो है ना फ्रेश होता है, ठीक है, और चीज़ें भी तैयार होती हैं। जब माइंड फ्रेश होता है तब कोई चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से तैयार होगा। भले यहाँ 1 घंटा पढ़ाया जाए, वो भी आपके लिए बेनिफिट होता है घर में बैठने से पहले, ठीक है। अब जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, कक्षा 5 में पढ़ते, 4 में पढ़ते थे, तो जब गर्मियों की छुट्टी आती थी तो पापा जी और मम्मी जी कहती थी ठीक है गर्मियों की छुट्टी है, 15 दिन के बाद नानी के यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो वो जिस दिन उन्होंने बोला होता है कि नानी के यहाँ चलेंगे, उस दिन से वो 15 जो दिन होते थे उनमें से एक दिन 1 महीने के बराबर लगता है कि किसी भी तरीके से कट जाए। और जैसे 15 दिन कटे, स्कूल से लास्ट वाले दिन आए, झोला डाला, तैयार हुए, सबसे पहले तैयार हो गए, घर में कोई तैयार नहीं, ठीक है। जाना कल है, तैयार आज घूम रहे हैं, ठीक है। बाद में दूसरे दिन रात भर नहीं सोए, हाँ नानी के यहाँ जाने को मिलेगा, सवेरे उठे नानी घर पहुँच गए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब कांस्टेबल का पेपर दे के आते हैं ना, तो फिर वो नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, दादा के यहाँ, हर जगह भागते हैं, जैसे छोटे बच्चे भागते हैं। कांस्टेबल का पेपर दिए, चले गए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए गायब हो गए। कहाँ हो भैया? सर जी यहाँ आए थे। कब गए थे? सर अभी 1.5 महीना हुआ है। अच्छा अभी कितने दिन रुकोगे? अभी सर 15 दिन और रुकेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। आप सब लोग जो है 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। उसके बाद पंकज पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ो, फिर हम जीएस पढ़ाएंगे, ठीक।